आइए अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब है जो फंडामेंटल तौर पर आपको देंगे बेहतरीन पिक्स और टेक्निकल चार्ट्स पर राय देंगे आपको एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया साहब बिल्कुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है आप दोनों का। राजेश जी शुरुआत करिए आप अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सो अनिल जी आज लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी शीला फोम लिमिटेड जिसका एनएससी कोड है SFL। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक बड़ा कंसोलिडेशन डेली वीकली चार्ट पे देखने को मिला और स्टॉक में जो कंसोलिडेशन हुआ था वो करीब इसके 100 से 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। स्टॉक बहुत टाइम पर टाइम स्पेंड करने के बाद आज इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जिस तरीके का ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ है हमें लगता है कि ये स्टॉक 1800 की तरफ मूव करते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से और कोई भी डिप भी आती है तो इस स्टॉक को ऐड करें, थोड़ा सा इसको टाइम दें तो मेरे हिसाब से इसमें 1800-1850 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 1600 से 1570 ये रेंज में बाय करने की सलाह रहेगी। 1540 का स्टॉप लॉस रखें और जिस तरीके के सेटअप है हमें लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसको होल्ड करेंगे तो 1800-1850 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो SFL शीला फोम लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक के दौर पे। और अनिल जी लास्ट वीक के अपडेट दे दूं, जो हमने 3 स्टॉक रिकमेंड किए थे MCX, अंबर इंटरप्राइजेस और ब्लू डार्ट, तीनों स्टॉक्स के टारगेट अचीव हो गए और MCX पे 1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो हमने लॉन्ग टर्म में 1600 के आसपास रिकमेंड किया था अंबर और ब्लू डार्ट, ये तीनों स्टॉक्स जो लास्ट वीक रिकमेंड किए थे तीनों के टारगेट अचीव हुए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये लास्ट वीक के टारगेट एक ही हफ्ते में, ये आइडिया ठीक लगता है मुझे राजेश जी, है ना। पूरा आप कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ते, नए हफ्ते की पिक देने के लिए पहले पुराने हफ्ते के टारगेट हासिल, तो ये बहुत बढ़िया। लेकिन मजे की बात ये है सिर्फ शॉर्ट टर्म के हासिल होनी चाहिए, लेकिन पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के भी टारगेट आ जाए तो फिर कहनी क्या। तो ये है कमाल राजेश जी का। तो राजेश जी की तरफ से शीला फोम, ये एक और स्टॉक है जो आज इतना मजबूत क्यों, आपको लग रहा होगा अरे रिकमेंड करने के पहले भग कैसे गया। ये भग इसलिए गया कि बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनकी टॉप होल्डिंग में है, मल्टी कैप फंड्स की टॉप होल्डिंग में। अब आप समझ गए ना, आज वो सारे स्टॉक्स बड़ी तेजी से भाग रहे हैं जो मल्टी कैप फंड्स की टॉप होल्डिंग में है और शीला फोम उन्हीं में से एक। और पिछले कुछ महीनों में शीला फोम में फंड्स ने दमदार खरीदारी की है। तो ये उम्मीद है लोगों की कि वापस से अब जब मल्टी कैप फंड्स में फंड एलोकेशन बढ़ेगा तो इस तरह के शेयरों में खरीदारी होगी, इसलिए आज ये तेजी से भागे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आइए सेठी साहब हमारे साथ है। सेठी साहब आपका भी स्वागत है। आपकी पिक्स में तो पूछने की जरूरत ही नहीं होती, लगभग सारे टारगेट सभी कम स्टॉक्स के आ ही जाते हैं सूनर और लेटर। तो बताइए सर आज आपका लॉन्ग टर्म पिक कौन सा है? बिल्कुल अरविंद जी, पहले तो लास्ट वीक जो मैंने एक स्टॉक का रिकमेंड किया था एसपीएल मिड कैप में, कजारिया सेरामिक्स था, जो आज शायद संदीप ने भी अपनी पिक में दिया है। 438 के लेवल पे रिकमेंड किया था, 475 का टारगेट था, वो फ्राइडे को अचीव हो गया। आज ये स्टॉक और 11% ऊपर 540 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक शानदार मूव बहुत ही जल्दी इस स्टॉक ने दिखाया है। आज जो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए पिक है वो पिछले वीक में राजेश जी ने रिकमेंड किया हुआ, मुझे पता नहीं था, अभी सुना मैंने। अंबर एंटरप्राइजेस एक बहुत ही शानदार कंपनी है और मुझे लगता है ये जो स्पेस है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनीज है, बहुत ही शानदार रहने वाला है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमने देखा किस तरह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज में जबरदस्त तेजी देखी गई, वैसे ही अंबर एंटरप्राइजेस में भी थोड़ी बहुत तेजी तो ऑलरेडी बनी है, बट मुझे लगता है बहुत स्टीम अभी इस स्टॉक में बाकी है। ये कंपनी रूम एयर कंडीशनर्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है जो कि जितने भी दिग्गज ब्रांड है, कैरियर है, हिटाची है, ब्लू स्टार है, सबको ये सप्लाई करती है। फिर आपके ये नॉन एसी के भी कंपोनेंट्स जैसे वॉशिंग मशीन के लिए वगैरह भी बनाती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%। हाल ही में जो ब्लॉक डील हुई थी 2-3 दिन पहले, जिसमें 1835 के लेवल पे ब्लॉक डील भी हुई है, और उसके पहले इन्होंने QIP के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि ग्रोथ कैपिटल के लिए कंपनी ने जुटाए, खर्च भी कम करेंगे और फर्दर एक्सपेंशन भी करेंगे। ऑल इन ऑल ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा लगता है। FIIs और DIIs ऑलरेडी 49% इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में 9 से 12 महीने में हम 2500 रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं।
ओके 2500 के लेवल्स के लिए खरीदारी करिए। जहां तक अंबर एंटरप्राइजेस का सवाल है, ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस। कुछ और भी रिकमेंडेशंस लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, पर उससे पहले राकेश जी कुणाल जी के पास चलते हैं। उनकी नई चार्ट कॉर्नर की पिक के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाते हैं। बताएं सर। दिवांशु, हमारी खरीदारी की राय है टाटा केमिकल पर मार्केट की वीकनेस पे। इसके अंदर एक बड़े वाला नीचे में ब्रेकडाउन हुआ था और अब चार्ट पर क्लियर संकेत है कि वो ब्रेकडाउन फॉल्स था और अब स्टॉक ने आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। तो यहां पर ये स्टॉक जो है शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। केमिकल स्टॉक्स में बड़ी तेजी बन रही है और यहाँ पर रबर बैंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक पर। तो मौजूदा स्तरों पर टाटा केमिकल्स में बाय करके चलें। 295 रुपए पर 295 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 310 रुपए का, दूसरा टारगेट 316 रुपए का। तो 310 316 के टारगेट के लिए टाटा केमिकल्स में हमारी खरीदारी कराए। जी और राकेश जी की तरफ से यहाँ पर ये है वो दमदार स्टॉक जहां पर फोकस करना है। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स है जिस पर फोकस करते हैं। पोजिशनल स्टॉक का बताएं राजेश जी, आपका आज का पोजिशनल स्टॉक्स। सो अनिल जी, पोजिशनल कैटेगरी में जो स्टॉक रिकमेंड करेंगे आज वो है, उसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में ये अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर हम वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो 4-5 वीक से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से इसमें एक्यूमुलेशन पिछले कुछ 3-4 वीक्स में अगर हम देखें तो ये दर्शाता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 240-250 की तरफ मूव करना चाहिए। तो हम पोजिशनल बेसिस पे इसका जो टारगेट यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 240 के आसपास हमें लगता है कि ये इसका टारगेट पोजिशनल बेसिस पे अगर होल्ड करेंगे तो आते हुए दिखना चाहिए। अभी करीब 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 से 192 ये बाइंग रेंज रहेगी। 182 का स्टॉप लॉस रखे इस स्टॉक में और टारगेट जो होंगे वो 240-250 तक के होंगे। 240-250 के लिए खरीदारी करिए। ये है आपके लिए पोजिशनल तौर पर इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पर खरीदारी की राय पालविया साहब से। 10 की कमाई बाकी है जय की तरफ से। जय बताइए 10 की कमाई में कौन सा स्टॉक चूज किया आपने? श्योर दीपांशु, मैं अगर बात करूं तो पहले अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स में आज बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। इनफैक्ट सारे हमने आज आईटी स्टॉक्स में रिकमेंडेशन दिया। तो जो मैं मिड कैप पॉइंट ऑफ व्यू से एक आईटी स्टॉक्स में रिकमेंड करने जा रहा हूं वो है साइंट। 400 से लेकर 401 के बीच में मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु कि इसका फोर्थ वेव कंसोलिडेशन एक ट्रायंगुलर पैटर्न में खत्म हो चुका है और इसको बाय करके डेफिनेटली चलना चाहिए। इसमें एक स्टॉप लॉस लगाएंगे हम आज का लो ही इनफैक्ट, और वो लो है 381 का। तो मैं कहूंगा 400-401 के बीच में साइंट को खरीदना है। 381 का स्टॉप लॉस। ये स्टॉक ने भी अमर राजा बैटरी जो मैंने रिकमेंड किया था सेम पैटर्न यहाँ पे बनाया कैंडलस्टिक पैटर्न में। वो है बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रायंगल में से ब्रेकआउट बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसके ऊपर में जो पहला टारगेट बन रहा है वो है 432 का, दूसरा टारगेट बनेगा 445। सो बहुत ही अग्रेसिव टारगेट है दीपांशु। 432 एंड 445 ये जो टारगेट्स के लिए साइंड को खरीद कर चलना है। डेफिनेटली इसमें बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने मिलेगा। सेकंड जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है, हमेशा की तरह मैं 2 रिकमेंडेशन दूंगा, वो है एस्टर डीएम में जो करीब 131 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। एस्टर डीएम को बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है वो है 138, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है वो है 145। इसको खरीद के चले। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 125 का। 131 के आसपास इसको खरीदिए। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से, और यहाँ पे भी एक फोर्थ वेव कंसोलिडेशन दीपांशु खत्म हुआ है। ओके, तो ये स्टॉक एक और है जो खरीदारी करने की राय साइंट और एस्टर डीएम यहां पर खरीदारी करने की राय जय की तरफ से आती है आपके लिए। ओके, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आप पोजिशनल स्टॉक्स लेने का वक्त है। सेठी साहब बताएं आप अपनी पसंद का स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, जो पोजिशनल स्टॉक आज का मेरा है एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है शिल्पा मेडिकेयर, जो कि अराउंड 4800 करोड़ के मार्केट कैप पे आज ये स्टॉक का ट्रेड करता है। हाल ही में इस पे एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें बैरिंग्स इंडिया ने अपनी 7.5% 7.35% जो स्टेक थी उसको बेचा था स्टॉक में। उसके बाद से हमने थोड़ा तेजी तो देखी है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक भी जैसे हमने पहले कभी अगर आपको ध्यान हो तो 440-450 के लेवल पे लॉरस लैब्स को आइडेंटिफाई किया था,
जो कि आज 1250 का लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी डेफिनेटली बहुत अच्छा करना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी की एपीआई और फॉर्मुलेशंस बनाने वाली कंपनी है जो कि ऑन्कोलॉजी के फील्ड में भी स्पेशलाइज करती है। फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी 20 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 21.25%, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, डेट इक्विटी रेशियो 0.25 का है और प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है और एफआईएस डीआईएस का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। मुझे लगता है ये स्टॉक को पोजिशनल तौर के रूप में बिल्कुल करंट लेवल्स पे 590 के लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए। 650 का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट रहेगा। 650 के पोजीशन टारगेट की खरीदारी करिए शिल्पा मेडिकेयर। और पिछले हफ्ते भी हमने देखा है स्टॉक में एक अच्छी रैली आपको आती हुई दिखी है। विश्वेश जी, 10 की कमाई के लिए आप कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, मेरी ओर से भी दीपांशु 2 पिक है। एक पिक तो धन्यवाद देना चाहूंगा अगेन बंसल जी का, वरिंदर बंसल मेरे रडार में था बट उनके फंडामेंटल मूव की वजह से मैं और श्योर हो गया हूँ। स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया अभी 70 रुपए के आसपास चल रहा है, 9% हायर है। मुझे लग रहा है बहुत ही लार्ज कंसोलिडेशन, एक ट्रायंगल पैटर्न है, वो फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे लगता है कि शायद ये 62 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो पोजिशनल बेसिस पे खरीदे, 62 का स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट होगा 84 और दूसरा टारगेट होगा 95। और इंजीनियर्स इंडिया में एक साइक्लिकल पैटर्न है। साइक्लिकल पैटर्न ये है कि 2010 से जब जब स्टॉक 62 रुपीस के आसपास आया तो वहां से एक स्प्रिंग बाउंस आता है या रबर बैंड बाउंस आता है जो कुणाल जी कहते हैं 160 की ओर। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इंजीनियर्स इंडिया का ये ट्रायंगल कंप्लीट होकर जो लार्जर टारगेट आएगा वो डेफिनेटली 90 to 95 की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे परसेंटेज में काफी बड़े टारगेट है इंजीनियर्स इंडिया में। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा चल सकता है। तो पहली पिक है इंजीनियर्स इंडिया, स्टॉप लॉस रहेगा 62 का। 84 और 95 ये 2 टारगेट के लिए इंजीनियर्स इंडिया खरीदना होगा। ओके, ईआईएल में खरीदारी करें, ये है आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर विश्वेश जी का स्टॉक। विश्वेश जी, आप कह रहे हैं पहला स्टॉक है तो इसका मतलब दूसरा भी है? जी दूसरा जो पिक है अनिल जी, वो हमने लास्ट टाइम पिक किया था समवेयर अराउंड 950 रुपीज से आसपास, तो वो था मुथूट फाइनेंस। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में करेक्शन के बाद मुथूट फाइनेंस का जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट 1400 रुपए के लेवल के आसपास से 1000 रुपए तक आ चुका है और अब कहीं ना कहीं एक मीडियम टर्म सपोर्ट है स्टॉक का 1062 के आसपास। वहां पे सपोर्ट लेने के बाद आज के दिन में जो ब्यूटीफुली अटेम्प्ट कर रहा है अपने की मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करने की 20-40 दोनों को, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 1300 रुपए की ओर जा सकता है। तो फ्रॉम अ परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू एफएनओ का स्टॉक है, लिक्विड स्टॉक है, हाई पेडिग्री कंपनी है, काफी बड़ा मार्केट कैप है 45,000 करोड़ का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव देख सकते हो आप। मुथूट फाइनेंस अभी 1130 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है नीचे आइए तो भी खरीदिए 1100 के आसपास में। स्टॉप लॉस रखिए आप 1060 का और टारगेट बड़े टारगेट है, काफी बड़े टारगेट है 1200 और 1300 रुपए के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस खरीदना होगा। जिस लेवल का ब्रेकआउट मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, अगर वो ब्रेकआउट हो गया तो लार्ज फ्लैग फॉर्मेशन होगा जो आज के दिन में वोल्टास में दिखा गया है, माइंट्री में हुआ है, इन्फी में हुआ है, वही एंटिसिपेटेड ब्रेकआउट यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुथूट फाइनेंस में। तो मुथूट फाइनेंस इंट्राडे खरीदिए, पोजिशनल खरीदिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में दिस कुड बी द स्टॉक ऑफ द वीक। तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय। 1060 के स्टॉप लॉस से करें तेजी, 1200 और 1300 रुपए के टारगेट के लिए विश्वेश जी की राय खरीदारी की। और मुथूट फाइनेंस में तो विश्वेश जी का हाथ एकदम जमा हुआ है, हाथ जमा हुआ है, ये बहुत ही साफ आपको नजर आएगा। आइए सुमित जी का सुपर हिट और उसके बाद देख लेंगे एसपीएल मिड कैप्स में आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक। सुमित जी के लिए भी गुड। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक आधार पे आया है, बैंकिंग स्टॉक है, 63.50 रुपए 64 रुपए के बीच में बाय करना है। स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक। स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक।
63-50-64 के बीच में इसमें खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर आज एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है। स्टॉक का नीचे में 60 रुपए 61 रुपए के आसपास मल्टीपल सपोर्ट भी है, और जब तक अभी लेवल शूटेंगे नहीं तब तक स्टॉक के अंदर कोई गिरावट आएगा नहीं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 70 रुपए से लेकर 72 रुपए तक का अपसाइड मूव इस हफ्ते में दिखा सकता है। तो इंडियन बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिस तरह से लास्ट 3 दिन में ये धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 68 से 70 होंगे इसके इमीडिएट टारगेट। ओवरऑल ऊपर में लगता है 72 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। नीचे में 61 का सपोर्ट सपोर्ट लगता है तो वो स्टॉप लॉस लगाएं। 61 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इंडियन बैंक में खरीदारी करने की राय। आपके लिए 64 रुपए के आसपास यहां पर तेजी करके चलें, ये है आपके राय है इस वक्त। आइए अगला स्टॉक लेते हैं एसपीएल मिड कैप कैटेगरी में पोजिशनल स्टॉक का सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, ये पोजिशनल तो मैंने दे दिया, ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है। और ये जो शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है, ये बिल्कुल अनिल जी, ये एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। स्टॉक का नाम है क्विक हील टेक्नोलॉजीज। ये एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी है जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, डिजिटलाइजेशन की बातें हो रही है, साइबर सिक्योरिटी का सबको डर रहता है। ये कंपनी जबरदस्त कंपनी है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में तो अच्छा करेगी, शॉर्ट टर्म में भी ये आज जो अभी 140 के लेवल पर रिकमेंड कर रहा हूं, 155 का मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 35% के। एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छी दर से पिछले 3 साल में ग्रोथ दर्ज करी है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी अराउंड 73% है, और एफआईआई भी अराउंड 11-12% इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। ये स्टॉक पे मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म पे 155 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अनिल जी, एक और स्टॉक जो मैंने गुरुवार को 3 बजे जाते जाते रिकमेंड किया था, जिसका नाम था शेफलर इंडिया, जो 4040 के लेवल पे रिकमेंड किया था। शॉर्ट टर्म का टारगेट था 4250 का, आज उसने 4240 के लेवल से हिट कर दिया है, तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गए उनके। ये गुरुवार को पिक दिया था मैंने। गुरुवार का शेफलर बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है। गुरुवार यानी कि अच्छा वार है सेठी साहब की तरफ से, तो ये बेहतरीन पिक आज कमाल करती हुई दिख रही है। और अब क्विक हिल एक और है शॉर्ट टर्म के तौर पर, जहां आप कर सकते हैं खरीदारी। आज लाइफलाइन यूज किए फोन ऑफ फ्रेंड, और वो यूज किए है किरण यादव साहब ने, और चाहते हैं कि उनका एक स्पेशल बिगुल तैयार किया जाए, जिसके लिए वो स्पेशल एंट्री लेना चाहते हैं। तो किरण जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। स्पेशल बिगुल किरण जी के लिए। बताएं किरण जी। अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन कॉल है। इसके मैंने किया तो बाय करके चलना चाहिए। एस्कोर्ट में जो 3 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। मेरा मानना है कि ये अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। 1240-42 के आसपास का लेवल है अभी। 1257 ये पहला रहेगा। इसके ऊपर अगर रहता है तो में चला जाएगा अनिल जी, और एक बहुत ही बेहतरीन अपमूव आपको देखने को मिलेगी आते दिनों। इसके चलते आपको लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 1230 का रहेगा, तो इस समय बिल्कुल बैठता है। और अगर 57 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो 1300 1320 के टारगेट इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे। ओके, तो एस्कोर्ट्स में करें खरीदारी। बेहतरीन स्टॉक और फंडामेंटल मजबूत। और आगे पिछले हफ्ते हमने जब मैनेजमेंट से बात की उनके मंथली सेल्स आंकड़ों के बाद, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने आउटलुक दिया, और उसके बाद स्टॉक में जो तेजी बनी है वो गजब की है। तो एस्कोर्ट्स में तेजी करके चले। 1230 का एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाना है आपको, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं। 1257 ये पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 1320, सीधा 1320 1257 के बाद किरण जी नॉन स्टॉप। बिल्कुल अनिल जी, जो चार्ट पैटर्न है उसी तरह से है। तो चार्ट पैटर्न है, और ओपन जो टेरिटरी में कभी जब भी जाता है स्टॉक, तो एक बहुत आउटपरफॉर्म। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि आपको ये बड़े टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए, छोटे करना चाहिए। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय किरण जी की तरफ से। एस्कोर्ट्स खरीदने की आज की स्पेशल पिक के तौर पर किरण जी ने दिया है ये। आइए अब एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आज का शॉर्ट टर्म पिक राजेश पालिया साहब का।
या नहीं? पालिया साहब के लिए बिल्कुल। या पालिया साहब बताएं। सो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगा वो रहेगा EID पैरी। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके की रिकवरी हुई थी, इसमें जो पिछले स्विंग हाई थे, जो जनवरी के हाई थे, वो भी इसने क्रॉस किया। उसके बाद जिस तरीके का स्टेबल इसका चार्ट सेटअप है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में काफी पोटेंशियल है और यहाँ से एक स्टॉक अच्छी बड़ी तेजी यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकता है। तो 345 तक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से EID पैरी में। और स्टॉक का नियर टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर देखें पिछले कुछ दिनों में, जो पिछले 4-5 वीक अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक्यूमुलेशन हुआ एक नैरो रेंज में और आज एक फ्रेश बाइंग होते हुए दिख रही है स्टॉक में, तो हमें लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। 311 से 306 ये बाय रेंज सजेस्ट करेंगे। 297 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 345 यहाँ से शॉर्ट टर्म के हिसाब से टारगेट इसमें देखने को मिलना चाहिए। तो EID पैरी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इस सेक्टर में। बिल्कुल, EID पैरी पर नजर रखिए और पिछले हफ्ते भी इस स्टॉक को रेकमेंड किया था और लगातार आप देखते हैं कि यहाँ पर कॉल्स आती रहती हैं और टारगेट्स भी हिट होते रहते हैं। तो एक और आपके लिए फ्रेश कॉल EID पैरी पर आइए। जैसे EID पैरी है, वैसे ही काफी सारे और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पर भी फोकस बाजार का बढ़ रहा है। जिस तरह से अब ये सेबी का नया सर्कुलर आया है, कौन से स्टॉक्स पर हमें नजर रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो फंड्स के रेडार पर आ सकते हैं और ऑलरेडी हैं, ये रिसर्च करके लाए हैं आशीष चतुर्वेदी। तो बताइए आशीष, फंड्स के जो फेवरेट स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए? दीपांशु, मल्टी कैप स्टॉक्स में अगर आप देखें, मल्टी कैप फंड्स के जितने भी मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक जो उन्हें पसंद आते हैं, पूरी सूची हमने तैयार करके रखी है। एक एक करके हम आपको फंड हाउस का नाम और उनके जो स्टॉक्स हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, काफी पॉपुलर फंड है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। यहाँ पर जो स्मॉल कैप में निवेशित कंपनीज है, इनका नाम बताऊंगा। KEC इंटरनेशनल AUM का करीब 0.9% हिस्सेदारी यहाँ पर निवेशित है। स्टॉक इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। BEML में भी अगर आप देखें तो 63 करोड़ का इनका निवेश। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन्हें पसंद आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अरविंद भी है, अरविंद फैशंस भी इन्हें पसंद आता है। HDFC इक्विटी फंड, इस की बात करें तो स्मॉल कैप में इन्हें पसंद आता है। भारत डायनामिक्स, यहाँ पर AUM का करीब 0.93% हिस्सेदारी निवेशित है। कल्पतरु पावर है, BEML इन्हें भी पसंद आ रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज है, CG पावर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो AB सन लाइफ इक्विटी फंड, ये भी एक मल्टी कैप फंड है जहां पर इनके स्मॉल कैप्स में इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आता है। स्ट्राइड्स फार्मा, AUM का करीब 1.65% हिस्सेदारी जो है निवेशित है। रेडिको खैतान इन्हें पसंद आता है। सेंचुरी टेक्सटाइल है, जस्ट डायल है, डिस्मान कार्बोजन है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप स्टॉक्स की सूची पर फोकस करें तो HDFC इक्विटी फंड की जो मल्टी कैप मिड कैप होल्डिंग्स है, इनमें PFC का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि AUM का करीब 3% हिस्सेदारी यहाँ पर निवेशित है। REC इन्हें पसंद आ रहा है। CSC, कैनरा बैंक, HAL। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 में अगर आप मिड कैप के पिक्स देखेंगे तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी पसंद आती है। SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्पेस से JK सीमेंट, इमामी, CG कंज्यूमर, कमिंस इंडिया और PVR, ये स्टॉक इन्हें ऑलरेडी निवेशित है और हो सकता है कि इन्हें आगे भी पसंद आए। बिल्कुल, तो कई सारे ये स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए और इनमें से कुछ स्टॉक्स के बारे में हमने आज भी चर्चा करी है, आपके लिए आगे भी चर्चा करेंगे। पर ये जो सेबी के नए नियम आए हैं उनको समझ लेते हैं और किस तरह की फंड्स की रीएडजस्टमेंट हो सकती है, बैलेंसिंग हो सकती है, खरीदारी हो सकती है, उसके बारे में जो रिसर्च करके लाए हैं वो है कुशल। कुशल, बताइए इन नए नियमों को क्या इंपैक्ट हो सकता है? बिल्कुल, तो सेबी के जो नए नियम आए हैं उस हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसे एनालिस्ट की कैलकुलेशन है कि करीब 40,000 करोड़ जो हैं वो लार्ज कैप से निकलकर स्मॉल कैप और मिड कैप में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और स्मॉल कैप की बात करें तो करीब 27,000 करोड़ रुपए आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट टोटल AUM अगर आप देखें मल्टी कैप फंड्स का तो 1,46,000 करोड़ रुपए का है और हमने आपके लिए टॉप 10 जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनको एनालाइज किया और यहाँ पर किस हिसाब की पोटेंशियल बाइंग हो सकती है उस पर जो है डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। तो जहां पर अगर आप देखें तो कोटक का जो मल्टी फंड है, मल्टी कैप फंड, वहां पर ऑलमोस्ट करीब 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग आने की एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है मार्केट। और साथ ही अगर आप HDFC इक्विटी फंड को भी देखें जहां पर जो स्मॉल कैप की एलोकेशन है ऑलमोस्ट करीब 4% ही है, तो यानी कि सिंगल डिजिट में एलोकेशन आपको स्मॉल कैप में इन तमाम फंड हाउसेज में देखने को मिलेगी। और खासकर अगर आप देखें तो HDFC इक्विटी फंड यहां पर करीब 4,000 करोड़ रुपए की आने के अनुमान है। साथ ही अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ फंड, यहां पर भी 2,000
10,000 करोड़ से ज्यादा की फंड बाइंग जो है वो स्मॉल कैप पे होती हुई दिख सकती है। अब अगर आप मिड कैप की तरफ नजर डालें तो वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा फंड बाइंग एक्सपेक्टेड है वो HDFC इक्विटी फंड है, करीब 3300 करोड़ रुपए जो है वहां पर निवेशित किए जा सकते हैं। एडिशनल 8.4% की मौजूदा उनकी मिड कैप में होल्डिंग्स है। इसके साथ ही अगर आप मोतीलाल का भी फंड देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट 10% है, यानी कि 15% का गैप वहां पर भी है, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 1700 करोड़ रुपए की बाइंग वहां पर भी आ सकती है। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है अभी अगर आप मल्टी कैप फंड्स को देखें तो। ओके, तो मल्टी कैप फंड्स में कितनी एक्सपेक्टेड बाइंग है? एक्सपेक्टेड बाइंग का मतलब ये जरूरी नहीं कि इतनी बाइंग हो ही हो। अभी के मूड माहौल के हिसाब से इतनी उनकी खरीदारी कम है, जो या तो खरीदारी करनी है या फिर दूसरे ऑप्शन जो सारे हैं म्यूचुअल फंड्स के पास, तो आप वो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास किस तरह के ऑप्शंस और अल्टीमेटली क्या वाकई में म्यूचुअल फंड्स इतनी दमदार खरीदारी करेंगे या दूसरे ऑप्शन तलाशेंगे, इस पर बस थोड़ी देर में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एबेकस इन्वेस्टमेंट्स के सुनील सिंघानिया साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिन्हें गहरा अनुभव है म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का, और अब वो अपना अच्छा खासा PMS और AIF चलाते हैं। उनसे हम समझेंगे, एक इंडिपेंडेंट व्यू लेंगे कि क्या कुछ असर पड़ेगा इन बदले हुए नियमों का, और क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बनी रहेगी या आग लगेगी। ये बातचीत बस अब से थोड़ी देर में होने वाली है। तब तक एक बार जल्दी से चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है बजाज ऑटो के अंदर, ऑल्दो IT फ्लेवर पे है, बट बजाज ऑटो ने नीचे में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पकड़ा है। जब पूरा आउटपुट चल रहा था तब ये स्टॉक करेक्शन के अंदर था, और जो पैटर्न बजाज ऑटो का है, ये स्टॉक जिस तरीके से IT मोमेंटम दिखा रहा है, बजाज ऑटो भी सिमिलर काइंड का एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो बजाज ऑटो को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन यहां पर दिख रही है। पिछले 3-4 सेशंस में आप देखें तो लगातार ये स्टॉक नीचे जाता है, लेकिन निचले स्तरों पर इसमें बहुत दमदार बाइंग आती है, जो कि एक स्ट्रेंथ का सूचक होता है। तो इन स्तरों पर बजाज ऑटो में हमारी खरीदारी की राय है 2900 पर 2900 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 3050 रुपए का 3050 का, और दूसरा टारगेट 3100 का 3100 रुपए का। तो 3050 3100 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो में खरीदारी की राय है। 3050 3100 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय है, और 2900 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये आप ध्यान में रखिए बजाज ऑटो में अगर करना चाहते हैं तेजी। ऑटो स्टॉक्स भी धीरे धीरे एक्शन में आने की तैयारी में आपको नजर आएंगे, यहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। जय ठक्कर हमारे साथ हैं और वो देना चाहते हैं अपना जैकपॉट शेयर। बताइए जय। अनिल जी अब जो बाय करने को सलाह दे रहा हूं वो है भारत फोर्ज का 490 का कॉल ऑप्शन, जो करीब 13.5-14 के आसपास मिल रहा है। इसको खरीद कर चलना है अनिल जी। इसमें स्टॉप लॉस हम प्लेस करेंगे नीचे में 8 रुपए 90 पैसे का, 13.5-14 के आसपास खरीदना है। 8 रुपए 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस रहेगा भारत फोर्ज के 490 कॉल में। पहला टारगेट जो बनकर आ रहा है वो 19.80, दूसरा टारगेट है 22, 19.80 एंड 22 के लिए अनिल जी ये खरीद कर चलना है। इसमें भी अनिल जी बहुत ही अच्छी पैटर्न फ्यूचर्स में बनी है, और अगर मैं कहूंगा कि इसमें भी एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है भारत फौज में। सो जहां जहां पे आज मैं देख रहा हूँ जी कि जो स्टॉक्स में आज बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुए ना, वहां पर बहुत ही अच्छे मूव आते हुए देखने मिल रहा है। फोर्थ वेव कंसोलिडेशन ये स्टॉक का खत्म हुआ है वीकली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर क्लियरली डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी ये स्टॉक का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है अभी 515 तक। सो यहाँ से लगभग 35 रुपए का मूव स्पॉट में आ सकता है। तो फ्यूचर्स के जो हमारे टारगेट है वो तो बहुत ही आसानी से अनिल जी हासिल हो जाएंगे 19.80 और 22 के। सो भारत फौज का 490 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। ओके, भारत फौज यहां पर एक्शन रखिए। और सुबह से हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरीज यहां पर आप भरपूर तेजी बनते हुए देख रहे हैं। एक और कॉल ले लेते हैं, इस बार सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु, आप ऑटो की बात कर रहे हैं और मेरे पास भी जो स्टॉक है वो ऑटो का ही है और स्टॉक का नाम है M&M। 625 का भाव है, कल का और परसों का हाई टूटा है। स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। लास्ट 3 से 4 महीनों में एक वन वे तेजी देखने को मिली है और लास्ट 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में हमने ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन देखा है। मेरे को ऐसा लगता है कि अब यहां से एक तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर M&M के अंदर ऊपर के अंदर 645 रुपए से लेकर 660 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। M&M के अंदर लॉन्ग पोर्शन इनिशिएट करें, कल परसों का हाई अभी ब्रेक हो रहा है, तो आज के दिन में सेकंड हाफ में और ऊपर का मूव और इस हफ्ते में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 610 615 के आसपास है। 610 के स्टॉप लॉस से M&M में खरीदारी करें, ऊपर में 645 रुपए से लेकर 660 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, 645 से 660 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। M&M ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर सुमित जी का व्यू आ रहा है। चलिए वहां पर रखते हैं नजर, पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी नजर रखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या अनुमान लगा रहा है बाजार? दीपांशु, नतीजे जो है बेहद कमजोर देखने को मिलेंगे। पिछले साल करीब 68 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था कंपनी ने, इस बार 1376 करोड़ का घाटा दर्ज होने वाला है। दरअसल अगर आप देखें तो मार्च तिमाही के मुकाबले जो वॉल्यूम्स है इसमें करीब 41% की गिरावट देखने को मिलेगी और मार्जिन इस बार जो है -2% यानी नेगेटिव में फिसलते हुए नजर आएंगे। कामकाजी मुनाफा अभी देखिए यहाँ पर जो है पिछले साल करीब 1582 करोड़ था, इस बार करीब 190 करोड़ का कामकाजी घाटा कंपनी दर्ज करेगी। आय में 36% की गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे बेहद कमजोर नजर आएंगे। ओके, कमजोर नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां तक सवाल है सेल का, नजर रखते हैं सेल पर, और इसके नतीजे भी 1-2 बार डिले भी हो चुके हैं। पीवीआर ये भी एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। कुशल बताइए कैसे रह सकते हैं नतीजे? इस समय तो लॉकडाउन का भारी प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल दीपांशु, भारी प्रभाव से तो एक्चुअली आप अगर रेवेन्यू देखें तो वो जीरो है, और क्योंकि वहां पर मल्टीप्लेक्स खुले नहीं थे तो कोई फुटफॉल्स नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि आय फ्रंट पे तो कुछ भी इनकी अर्निंग्स होती हुई नहीं दिखी है। पर खर्चों को अगर आप देखें तो वहां पे इन्होंने जो भी रेंट्स पर इन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई थी, जो वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक अग्रीमेंट्स किए थे, जिस वजह से करीब 40 से 50 करोड़ रुपए प्रति महीने की इनकी खर्चों में कटौती होती हुई दिखी थी। और इसी वजह से अगर आप इनकी कामकाजी मुनाफा देखें तो 160 करोड़ के मुकाबले अब 107 करोड़ का घाटा जो है वो कंपनी पोस्ट कर सकती है। इनफैक्ट घाटा जो है उसका फिगर और भी ज्यादा होता अगर इन्होंने वो एग्रीमेंट्स नहीं किए होते। साथ ही अगर आप मुनाफा देखेंगे कंपनी का, जो पिछले साल करीब 44 करोड़ का था, वो अब 120 करोड़ के घाटे पे तब्दील होता हुआ दिखेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है सबसे स्पेसिफिक कि आगे के लिए किस हिसाब से कमेंट्री है मैनेजमेंट की, कितनी उनकी तैयारी है और सरकार के साथ उनकी किस हिसाब से बातचीत चल रही है मल्टीप्लेक्स को ओपन करने के लिए। ओके, तो नजर रखते हैं पीवीआर सेल, इन दोनों के ही नतीजे आने वाले हैं और किस तरह से रिएक्शन बाजार का रहेगा वो भी काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए इन स्टॉक्स के लिए। एक बार व्यू भी ले लेते हैं जहां तक पीवीआर का सवाल है। कुणाल जी, पीवीआर चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? वैसे तो कोई नतीजों से तो कोई ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं, बट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको? देखिए, स्ट्रक्चर खासा मजबूत है दीपांशु। हालांकि देखिए पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया है और थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जो 1230 रुपए पर एक बड़ा सपोर्ट स्टॉक के लिए है, जब तक इस लेवल के ऊपर ये टिका हुआ है इसकी ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। निचले स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है और मुझे लगता है कि इसमें 1450-1500 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए थोड़ा और गिरावट आती है तो पीवीआर पर खरीदारी की राय रहेगी। ओके, गिरावट पर खरीदारी की राय है जहां तक पीवीआर का सवाल है। और कुछ और स्टॉक्स जहां पर हम भरपूर एक्शन बनता है वो देख रहे हैं। सुमित जी, वोल्टास पर तो हम एक्शन देख ही रहे हैं और उस पर चर्चा भी हुई है। कैश स्पेस से सिम्फनी पर नजर डालिए, एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, 4-4.5% ऊपर है स्टॉक इस समय। ओके, सुमित जी के साथ कनेक्शन थोड़ा डाउन हो गया है। बंसल जी, अगर आप सिम्फनी का चार्ट देख पाए सर, 870 के ऊपर गया है, 4.5% की तेजी है, यहां पर कोई ट्रेड बन रहा है? देखिए दीपांशु, इसमें नीचे में डबल बॉटम लगा है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक अच्छे वाला बुलिश पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। टेक्निकली नीचे में 845 एक अच्छा बेस है, डबल बॉटम स्टॉक ने लगाया है और टेक्निकली 907, 900 के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु,
होल्ड की राय है 855 से लेकर अगर 860 का जोन मिलता है इंट्राडे के अंदर कोई करेक्शन आती है तो वो बेहतरीन स्तर होंगे स्टॉक को खरीदने के। ओके, नजर रखिए इस पर। आप बढ़िया एक्शन बनता हुआ देख रहे हैं जहां तक सवाल है सिम्फनी का। एक और स्टॉक आईटी स्पेस से हम काफी बढ़िया एक्शन देख रहे हैं और पिछले कई दिनों से एक्टिव रहा है विश्वेश जी। विप्रो अब 300 के लेवल्स पर आ गया है। विप्रो हम देख रहे हैं कि यहां पर 280 से एक अच्छी तेजी आई है। क्या और भी मोमेंटम है विप्रो में अभी और ऊपर के लेवल्स देखते हैं, कोई ट्रेड बनेगा? देखिए मेरे हिसाब से दीपांशु हमने फ्राइडे के सेशन में विप्रो भी रिकमेंड किया हुआ है और मेरा ये मानना है विप्रो, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और सारे ये जो स्टॉक है इन सबके सिमिलर पैटर्न है। 2 महीने के रनअप के बाद 1 महीने का साइडवेज और वो सारे ब्रेक कर रहे हैं। और अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज दे इनको तो इनको फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। मेरे हिसाब से इन सब में स्लो और स्टडी मोमेंटम आएगा। देखिए HCL टेक हमारा 770 का टारगेट वो भी अचीव हो गया, सेकंड टारगेट जो था। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आईटी एक स्टडी परफॉर्मर रहेगा और क्योंकि मिड कैप में मुंह आ रहा है तो मिड कैप आईटी पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक लाइक मास्टेक में देख रहा था सुबह से कि मास्टेक के अंदर में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है 750 का, ऑलमोस्ट 850 हो गया है। तो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी और आईटी दोनों चलेगा। तो विप्रो आने वाले दिनों में 310 तक के लेवल भी देखने मिलेंगे, लेकिन मिड कैप आईटी शुड बी मोर फोकस। यहां से ये मेरा ओपिनियन रहेगा देवांशु। ओके, तो ये है मिड कैप आईटी शेयरों में तेजी है। लेकिन आईटी शेयरों में तेजी है क्यों, ये भी आपको जान लेना जरूरी है और ये बताने के लिए तैयार है कुशल बताइए क्यों भागे हैं आईटी शेयर? बिल्कुल रंजीत, तो 4 बड़ी वजह है। सबसे पहले तो ये कि HCL टेक जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनी है उन्होंने अपने मिड क्वार्टर जो है अपडेट जारी किए हैं, तो वहां पे काफी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखी है। दूसरी बड़ी वजह जो ग्लोबल आईटी स्पेस अगर आप देखें तो वहां पर काफी बढ़िया तेजी जो है हमें हाल फिलहाल पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है। नैस्डैक रिकॉर्ड हाई पर हमें इसी वजह से देखने को मिला था। साथ ही तीसरी जो बड़ी वजह है, आप देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो दोबारा से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, तो करेंसी का जो फायदा है वो भी आईटी कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। और चौथी बड़ी वजह जिस हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर सेबी के नियम आए थे, तो मिड कैप आईटी शेयरों में जिस हिसाब की तेजी बनती हुई नजर आ रही है उससे भी मूड और माहौल जो है वो काफी बेहतर साइड पर होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर मैं HCL टेक की बात करूं तो उनका जो मिड क्वार्टर अपडेट आया है वो काफी पॉजिटिव संकेत बता रहा है। इनफैक्ट सितंबर तिमाही में जो इनके कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वहां पर करीब 3.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बता दूं कि FY21 की जो इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दी थी वो 1.5 से 2.5% की थी, तो उसको कंफर्टेबली ये इस क्वार्टर में बीट करते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ ही अगर आप मार्जिन्स की भी बात करें अनिल जी, तो वहां पर भी जो एबिट मार्जिन्स की एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 20.5% से 21% की रेंज में एक्सपेक्टेड है। और जो FY21 की जुलाई में जो इन्होंने गाइडेंस दी थी ओवरऑल 3 क्वार्टर्स की, वो 19.5% से 20.5% की थी। तो कंपेरेटिवली जो है जो ओवरऑल पूरे साल की गाइडेंस है उससे ये इस तिमाही में जो सितंबर क्वार्टर है वो बीट करते हुए नजर आएंगे और ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो काफी लग रही है। ओके, तो ये है HCL टेक और बाकी आईटी शेयरों में खरीदारी की वजह, जहां पर कुछ न कुछ अच्छी खबरें और आउटलुक बेहतर होता हुआ दिख रहा है और उसके दम पर दिख रही है आपको तेजी दिख रही है आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। और वजह जो कुछ भी नियम आए हैं इस वीकेंड पर सेबी की तरफ से मल्टी कैप फंड्स को लेकर, आइए इसी पर बातचीत करते हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज और लंबे समय तक गहरा फंड मैनेजमेंट का अनुभव रखने वाले, 30 साल का अनुभव रखने वाले एबेकस इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स के सुनील सिंघानिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप जो सेबी के नए नियम आए जिसमें मल्टी कैप फंड्स में स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप जो शेयर है उनके प्रोपोर्शन तीनों का बराबर करने की जो बात कही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए थोड़ा है ना, इसमें हमको थोड़े पास्ट में जाना पड़ेगा। आई थिंक 3-4 साल पहले सेबी ने कुछ रेगुलेशंस लाए थे जिसके वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफी सेलिंग हुई थी म्यूचुअल फंड के द्वारा और एक ऐसा हो गया था कि किसी को भी मिड और स्मॉल कैप में इंटरेस्ट नहीं था। उसके वजह से वैल्यूएशन गैप जो था लार्ज कैप और मिड और स्मॉल कैप में वो भी काफी बढ़ गया था। अब जहां तक ये बात है मल्टी कैप की, आई थिंक मल्टी कैप के डेफिनेशन के हिसाब से फंड मैनेजर को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अलग अलग मार्केट कैप के कंपनी में इन्वेस्ट करे, लेकिन थोड़ा सा एलोकेशन तो इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड।
और काफी जो मल्टी कैप फंड हैं हमारे इंडस्ट्री के, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे तो वो लार्ज कैप जैसे ही दिखते हैं। तो आई थिंक सेबी ने ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें भी कहा है ये कि अगर आपका मल्टी कैप फंड है उसको आप लार्ज कैप फंड के जैसे नहीं चला सकते, और उसके वजह से उन्होंने ये एक सॉर्ट ऑफ सर्कुलर इशू किया है कि आप थोड़ा बहुत मिड और लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करिए। अभी हम इसकी बात करते हैं वेदर ये अच्छा है खराब है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत सारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मिड साइज एंटरप्रेन्योर्स हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से चलती है। अपने मार्केट में जो शेयर्स लिस्टेड हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा शेयर्स लिस्टेड हैं, और जो पूरा एक जो कहते हैं ना, काफी सेक्टर तो ऐसे हैं जिसमें छोटी कंपनियां से ही बड़ी कंपनी बनी जाती है। अगर इन कंपनियों को हम इग्नोर करेंगे, इनको अगर कैपिटल जब भी चाहिए तब हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो आई थिंक थोड़ा ये जो है ये सर्कुलर, इससे एक ब्रॉड बेस मार्केट होगा, इसमें फंडामेंटल 100% बहुत जरूरी है। लेकिन जो इग्नोर कर रहे थे शेयर जो 10 पी में और आप लार्ज कैप ले रहे थे 60-70 पी में, उसमें थोड़ा सा एक बैलेंस आएगा जो इकोनॉमी और बाजार दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ओके तो ये मिड कैप शेयरों में जो और स्मॉल कैप शेयरों में जो खरीदारी नहीं हो रही थी स्पेशली इस फंड में, ये मतलब फंड मैनेजर्स की मजबूरी थी या फिर मतलब जानबूझ के नजरअंदाज करना कि चलिए जाने दीजिए क्यों खरीदें, पैसा तो बड़े दिग्गजों में ही बन रहा है? देखो अनिल जी, हमने इतने सालों से देखा है कि मार्केट में एक ट्रेंड होता है। तो 2016-17 के बाद में ट्रेंड है ना सेफ्टी की तरफ चला गया और एक कंसेप्ट आ गया बाय एट एनी प्राइस। तो जो परसीव्ड अच्छी क्वालिटी की कंपनी है उसको कोई भी भाव में आप खरीदते जाओ, उसमें ज्यादा शेयर्स होते नहीं है, लिक्विडिटी की भी कंस्ट्रेंट होती है, उसके वजह से शेयरों के भाव बढ़ते गए, उसके वजह से आपको परफॉर्मेंस भी आता गया फंड में, और परफॉर्मेंस आया तो आपको और पैसा आते गया। प्लस काफी मुझे लगता है कि थोड़े फंड मैनेजर है ना थोड़े डिफेंसिव मोड में भी चले गए लास्ट 3-4 साल में कि इधर उधर जाना नहीं अपने को सिर्फ टॉप 10, 20, 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, और एक बोलते ना लेजी इन्वेस्टिंग का माहौल देखा गया है। सबने नहीं किया ऐसा, बट है थोड़े बहुत फंड जिसमें हमने देखा है वो। तो आई थिंक ये एक मजबूरी तो डेफिनेटली नहीं थी, चॉइस थी, बिकॉज बाय डेफिनेशन मल्टी कैप में आप हो सकता है 50% भी मिड कैप ले लेते, बट बहुत ही कम मल्टी कैप फंड्स में आपने देखा है कि मिड कैप का एक्सपोजर 10-15% भी नहीं है। तो आई थिंक ये डेफिनेटली मजबूरी नहीं थी, एक चॉइस थी, और लास्ट 3-4 साल में इट वाज बेनिफिटिंग क्योंकि सब वैसा ही कर रहे थे। अच्छा, अभी अगर सुनील सिंघानिया साहब एबेकस के फाउंडर नहीं होते और पुराने उसी तरह से रिलायंस म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटी होते हैं, तो आप क्या करते हैं? स्कीम्स को मर्ज करते हैं या उतना एक्सपोजर मल्टी कैप फंड में, अगर आपके पास कोई मल्टी कैप फंड है तो उसमें आप बढ़ा देते कि चलो मैं जितना प्रोपोर्शन में बोला है उतने मैं स्मॉल कैप मिड कैप खरीद लेता हूँ? क्या करना पसंद करते हैं आप? देखो अभी मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में हूँ नहीं, लेकिन हम जब थे वहां पे हम एकदम ईमानदारी के साथ में जो फिलॉसफी है फंड की वो मेंटेन करते थे, और एक्चुअली अभी भी आप देखोगे अभी निपॉन हो गया, निपॉन मल्टी कैप फंड इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड फंड। मैंने तो डिटेल देखी, कल लिस्ट देखा, इट इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड। तो आई थिंक अपनी फंड मैनेजमेंट और आपके ट्रू फिलॉसफी पे है कि वेदर यू आर मेंटेनिंग इट और नॉट। बट हाँ, कोई बड़े फंड्स हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो होपफुली कुछ ना कुछ 3-4 महीने हैं, दे विल फाइंड अ वे आउट। और ऐसे भी आज सबको शेयर लेने की जरूरत नहीं है, बाजार तो देखो रिएक्ट करता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। 3-4 महीने का समय है, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने अपने ऑप्शन के हिसाब से इसको फेस करेंगे। ओके, अच्छा अब क्या समझें मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में डाउन साइड रिस्क अब खत्म हो गई, कम हो गई कि अब कम से कम इन नियमों के बाद बहुत नीचे नहीं जाएंगे, या फिर बहुत जबरदस्त तेजी बनेगी? और ये तेजी क्या 3-4 महीनों की जब तक ये नियमों का पालन हो तब तक ही है, या 3-4 साल की है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखो अनिल जी, अल्टीमेटली अगर कोई शेयर अच्छा है ना तो आगे पीछे तो बढ़ना ही है। बस ये है कि ये नियम की वजह से थोड़ा जल्दी हो गया, अदरवाइज अल्टीमेटली अगर फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो आप कितने समय तक शेयर्स को आप इग्नोर करते। हैविंग सेड दैट, आप देखिए लास्ट 3-4 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। थोड़ा सा लास्ट 2-3 महीने में फिर से एक रुझान आया है
यहाँ लोगों ने देखा कि बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए हैं। तो आई थिंक 3-4 साल में हमारा व्यू है कि कोविड के बाद जो अपटिक आएगी इकोनॉमी में, जो हमें ऑलरेडी दिखने को मिल रही है, तब ये मिड और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं उसमें ग्रोथ दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। और उसके रहते हुए हम तो काफी कॉन्फिडेंट है दिस इज द सेगमेंट जो आउट परफॉर्म करेगा 2-3 साल में। ये न्यूज की वजह से थोड़ा सा प्रीपोन हो गया है, अदरवाइज अगर शेयर अच्छे हैं, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आगे पीछे भाव तो बढ़ने ही है। ठीक बात, अगर मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर हैं तो चलेंगे ही। लेकिन अगर एज एन इन्वेस्टर, एज ए फंड मैनेजर मैं नहीं पूछ रहा हूं आपको, क्या एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए, आपके लिए आज का आज ही मल्टी कैप फंड्स में पैसा लगाने का मौका है, जिन स्पेशली उन मल्टी कैप फंड्स में जहां पर एक्सपोजर बहुत कम है स्मॉल कैप शेयरों में, कोई 1%, 2%, 3% पे बैठे है, तो क्या मैं वहां पैसा लगा लूं? क्या अल्टीमेटली ये स्मॉल कैप शेयर खरीदेंगे, एनएवी बढ़ेगी, मेरे 3-4 महीने में बड़े पैसे बन जाएंगे? देखो, कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर अगर 3-4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है तो अपने रिस्क पे करता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट 3-4 मंथ्स। फिर तो आप पंट ले रहे हो, फिर तो आप ट्रेड कर लो ना, फिर आप क्यों इधर उधर जा रहे हो? आपके पास तो बहुत ऑप्शन है पंट करने के। तो अगर 3-4 महीने का आपका अगर टाइम फ्रेम है तो आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। अच्छा सुनील सर, एक और चीज, लोगों को एक डर ये भी कि अगर पैसा लार्ज कैप में से मिड और स्मॉल कैप में जाएगा तो क्या लार्ज कैप में बिकवाली आने की संभावना ये भी बन सकती है क्या? फिर ऐसी सिचुएशन में क्या ऐसा हो सकता है कि निफ्टी सेंसेक्स अटक जाए और स्मॉल कैप मिड कैप तेजी दिखाते रहे? क्या ऐसी संभावना बन सकती है मार्केट में? थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग होगा, पक्का नहीं, लेकिन मैं आपको एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। जब से ये सर्कुलर इशू आया है फ्राइडे को शाम को, तो करीब 3 दिन हो गए, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज का सुबह के 3-4 घंटे जो भी कॉल मुझे आए वो ये पूछने के लिए नहीं आए कि मैं लार्ज कैप में क्या बेचूं। कॉल का यही था कि मैं मिड और स्मॉल कैप में क्या लूं और कहां इन्वेस्ट करूं। तो मेरे हिसाब से सर्कुलर के वजह से जो साइड में या फ्रेंड्स पे जो पर्टिकुलरली HNI कम्युनिटी बैठी थी ना, उनका नया पैसा मिड और स्मॉल कैप की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है लार्ज कैप में ज्यादा बड़ी सेलिंग होगी, थोड़ी बहुत होगी अगर म्यूचुअल फंड्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि नया पैसा है ना एक मिड और स्मॉल कैप में फिर से आना शुरू हो जाएगा, जो अच्छा है। एक बार देखो, आजकल में एक बार थोड़े से बाउंस भी होंगे, बट अल्टीमेटली फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट विल स्टार्ट टू प्राइसिंग। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सस्टेनेबली अभी थोड़े समय के लिए मिड और स्मॉल कैप में इन्फ्लोज ज्यादा होंगे। ठीक बात है, बिल्कुल। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में नीचे की रिस्क कम हो गई है, अपसाइड की गुंजाइश बनती है, और ऐसे में बेहतर है आप क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर या तो आप खरीदें, नहीं तो फिर बेहतर है सुनील सर या फिर जो दूसरे बेहतरीन फंड्स हैं उनके फंड्स में आप पैसा लगाएं और लंबे समय के लिए निवेश करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेबाक और एकदम स्पेसिफिक राय देने के लिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए ये अच्छी खबर है, लॉन्ग टर्म में अगर अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं तो आप खरीद कर जरूर रखिए। लेकिन फंड्स को लेकर आपको क्या करना चाहिए, कौन से फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करें? आपका इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप फंड्स में तो आपको क्या और बढ़ाना है, कम करना है, मुनाफा वसूल करना है, बाकी अपने पोर्टफोलियो को कैसे देखना है, और म्यूचुअल फंड आगे चलते हुए क्या कुछ करेंगे, इस पर बस मैं शुरुआत कर रहा हूं। विजय मंत्री साहब और अजय बग्गा साहब, 2 म्यूचुअल फंड के जाने माने एक्सपर्ट्स में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले आप सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में साथ देने के लिए, और आप सबसे निवेदन है देश के प्रति सम्मान के लिए आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम एक साथ कहेंगे जय हिंद।